अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा रांझा और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सेकंड्स के अंदर आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है और वो है इस्कीमिक स्ट्रोक यानी कि दिमाग की रगों में खून बंद हो जाना। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान और दुनिया भर में माजूरी और मौत की नंबर 1 वजह बन सकती है। लेकिन अक्सर हम इसके साइंस को इग्नोर कर देते हैं या पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए आज हम बात करेंगे इस शो के ऊपर इसके अलामात क्या होते हैं, इसके साइंस क्या होते हैं और इसकी क्या ट्रीटमेंट है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद रफ़ीक जो कि एक मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आप अमेरिका में पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और करंटली आप होली क्रॉस हॉस्पिटल और फ्रेडरिक हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी और स्ट्रोक के डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग आप मी। जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और हमारे साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं जो इस्कीमिक स्ट्रोक है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात स्टार्ट करें कि एक इस्कीमिक स्ट्रोक होता क्या है और इसको आम ज़ुबान में लोग क्या समझ सकते हैं? जी, जी। तो इसमें ये है कि 2 तरह के स्ट्रोक आप समझिए, फ़ालिज मेरे ख़्याल उर्दू में फ़ालिज जिसको कहते हैं। तो 2 तरह के हैं, एक है जिसमें ब्लीडिंग होती है और एक है जो इस्केमिक जिस तरह आपने कहा। तो इस्केमिक जो है वो उसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन या ब्लड फ्लो कम हो जाना, किसी भी हिस्से जो बॉडी का हिस्सा है उसमें अगर वो हुँ, कम हो जाएगा तो हुँ, वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो हिस्सा उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो बेसिकली सही। जो इन्फाक्शन है या स्ट्रोक है इट्स अ डेथ वो हिस्सा जो है वो ज़िंदा नहीं रहा। तो हुँ, ये स्ट्रोक है और इस्कीमिक का मतलब है कि कोई ब्लॉकेज आ गई है, जो शरेयानें हैं या आर्टरीज़ हैं जो उस हिस्से को खून और ऑक्सीजन लेके जा रही हैं, उसमें जी। एक कोई रुकावट आ गई और हुँ, उसकी वजह से वो हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन से महरूम होके डेड हो गया और ज़िंदा नहीं रहा। तो दैट इज़ सही, स्ट्रोक। सही। अच्छा, ये जो खून का हिस्सा जो नहीं है, क्या ये सिर्फ़ ब्रेन को नहीं पहुँचता, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर भी हो सकता है? जी, जी, डिफ़रेंट मुख्तलिफ़ जो अज़ा हैं और ऑर्गन्स हैं उसमें हो सकता है। तो इसलिए आपने बहुत लोगों ने सुना होगा हार्ट अटैक या जी। तो वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जो है एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। अगर हार्ट का या दिल का कोई हिस्सा मर जाए, तो हुँ, उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। और अगर सही, ब्रेन का या दिमाग का कोई हिस्सा मर गया, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रोक। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्ट्रोक्स में आपने थोड़ी-सी टाइप्स बताई, इस्कीमिक होती है और दूसरा भी होता है। लेकिन एक हम सुनते हैं कि एक मिनी स्ट्रोक भी होता है, तो मिनी स्ट्रोक में और इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या डिफ़रेंस है? जी, तो ये अच्छा आपने सवाल किया क्योंकि अक्सर मैं अपने मरीज़ों को और पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि यार ये थोड़ा-सा मिसनॉमर है, एक मतलब गलत नाम चल गया है। मिनी हुँ, स्ट्रोक से लगता है कि एक छोटा स्ट्रोक हुआ है। तो जबकि एक्चुअली मिनी स्ट्रोक यहाँ पे कहते हैं टीआईए को। टीआईए से हुँ, बनता है ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। सही, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक का मतलब ये है कि वो जो जो जिस तरह हमने बयान किया शरेयानों में खून और ऑक्सीजन वो ज़रा कम हो गया है, लेकिन अभी उस हिस्से की मौत वाक़ई नहीं हुई। तो ये उससे सही, पहले का एक इवेंट है और अगर वो फ्लो जो है जिसमें डिस्टर्बेंस आई है, जो जा रहा था ऑक्सीजन और फ्लो वो दोबारा बहाल हो जाता है, तो हुँ, इट रिवर्सेस तो फिर ओके, एक्चुअल मौत वाक़ई नहीं होती है उस हिस्से की, तो उसको हम कहते हैं टीआईए ट्रांसिएंट मतलब कि आर्ज़ी हुआ है ना, टेम्परेरी है सही, और हुँ, इस्कीमिक तो वही है ब्लड फ्लो जो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं और अटैक टीआईए का मतलब है कि ये एक इवेंट हुआ है, एक वाक़या हुआ है, जिसमें वो वक़्ती ऐन वक़्त पे वो बहाल हो गया ब्लड हुँ, फ्लो एंड इस वज़ह से वो उसकी वो जो मौत है वाक़ई नहीं हुई। तो दैट इज़ सही, टीआईए। सो डिफरेंस बिटवीन जो टीआईए और अ, उसको आम लफ्ज़ों में मिनी स्ट्रोक यहाँ पे कहा जाता है। हालाँकि मिनी स्ट्रोक से ये भी लिया जा सकता है कि भई कुछ टाइनी सा स्ट्रोक है, कुछ छोटा-सा स्ट्रोक है। लेकिन बेसिकली टीआईए और स्ट्रोक में डिफ़रेंस यही है, फ़र्क यही है कि एक में वाक़ई मौत वाक़ई हो जाती है और दूसरे में नहीं होती है।
तो वो अच्छा, मैं नहीं सही। नज़र आएगा एमआरआई पे ना, एमआरआई अगर आप हुँ, कराएँगे तो स्ट्रोक नज़र आएगा जी, और पीआईए नज़र नहीं आएगा या मिनी स्ट्रोक से। सही, सही। अच्छा, हम टाइमिंग की थोड़ी बात करते हैं क्योंकि आपने कहा कि एक में मौत हो जाती है, एक में नहीं होती। तो इसके अंदर टाइमिंग का क्या फ़र्क है कि कितना लंबा एक स्ट्रोक होता है और फिर उस ऑर्गन की डेथ हो जाती है और कितने अरसे के अंदर वो रिकवर हो जाता है? जी, जी। तो ये थोड़ा-सा पेचीदा इस लिहाज से सवाल है कि इसमें कोलैटरल या जो एक मुख्तलिफ रास्ते हैं उस हिस्से को जो पहुँचने के, वो जी। कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो हुँ, आप हुँ। यही समझिए कि अगर एक मेन शाहराह है, उसपे ब्लॉकेड आ गया है, ठीक है? वो उसपे अब ट्रैफ़िक आगे नहीं जा रही। तो हुँ, जो हुँ। दूसरी उसके अल्टरनेटिव राउट्स हैं, अल्टरनेटिव जो रास्ते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं और खुले हुए हैं, तो इट विल टेक लॉन्गर उसमें ज़्यादा देर लगेगी उस किसी की मौत वाक़ई होने में, क्योंकि जो हुँ, अल्टरनेटिव जो मुतबादिल रास्ते हैं, उन्होंने वो कमी पूरी कर दी है। लेकिन अगर कोई सही। मुतबादिल रास्ते भी नहीं हैं, यानी अल्टरनेटिव राउट्स नहीं हैं, तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो ये समझें सही। कि कभी इसमें आपको फ्यू मिनट्स से लेके फ्यू आवर्स तक ये ऐसा हो सकता है कि आपका हुँ, वो हुँ। मौत एक्चुअल मौत वाक़ई ना हो उस हिस्से की और वो चलता रहे काम और वो फिर रिवर्स हो जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन सही। दैट बट यू कैन से फ्यू आवर्स। ओके, सही। अच्छा, और अगर हम बात करें सिम्पटम्स के ऊपर, जो बेसिक सिम्पटम्स होते हैं कि आपको स्ट्रोक हो रहा है, वो क्या होने चाहिए ताकि लोग उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ? जी, जी, ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एक टर्म भी निकाली गई है जो कि पहले फेस के नाम से थी। जी, सॉरी फ़ास्ट फ़ास्ट के नाम से थी। तो उसमें फ़ास्ट जी। फ़ास्ट में ये था कि फ़ेस है पहला तो चेहरा है आपका, आप चेहरे को देख रहे हैं हुँ, और चेहरा आपका ट्विस्ट कर गया या बिगड़ गया। एक एक साइड का चेहरा जो है बायाँ या दाएँ हाथ साइड का वो हुँ, लटक गया, राइट? तो सही। वो फ़ेस हो गया। फिर आर्म है अगर आपने दोनों आर्म अपने सामने उठा लिए, लेकिन एक हुँ, हाथ जो है, एक बाजू जो है वो ड्रिफ्ट कर गया, नीचे चला गया, तो इसका मतलब हुँ, वीक है वो। तो वो आर्म हो गया। तो फेस, सही। आर्म फिर स्पीच है, जो तीसरा उसमें वर्ड है। तो स्पीच का ये है कि अगर आपकी स्पीच लड़खड़ा गई है या वो उसमें तवाज़ुन नहीं रहा या बिल्कुल बंद हो गई है या आपको समझना मुश्किल हो गया दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, तो वो सेंसरी और मोटर एफेसिया करके या डिसार्थ्रिया में जो है वो स्लर्ड स्पीच कह लें या जो लड़खड़ा गई है आपकी ज़ुबान, जी, तो वो हो गया 3। तो चौथा टाइम जो है टी से टाइम था वक़्त, कि वक़्त बहुत कम है, हुँ, आपने फटाफट अपने इसको ईआर में पहुँचना है ताकि आपका कोई बर-वक़्त इलाज किया जा सके। तो वो सही। जो टाइम में 911 कॉल करना या बाकी मुल्कों में उनका अपना लोकल एक नंबर होगा, जी, जिसमें वो कॉल करें तो फ़ौरन उनको वो एम्बुलेंस आ जाएगी और वो ले जाएगी नियरेस्ट ईआर में, नज़दीकी जो हॉस्पिटल है उसमें आपको ले जाएगी। तो ये पहले था। जी, इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही थी। मतलब जो जी, एंटीरियर सर्कुलेशन है वो कवर हो रही थी। अम, अच्छा। और एक पोस्टीरियर सर्कुलेशन जिसमें पीछे का हिस्सा दिमाग का जो सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है और पीछे के जो दिमाग के हिस्से हैं वो शामिल हैं। तो वो नहीं कवर हो रहे थे। उसमें ये आ जाता है आपका डिज़ीनेस, वर्टिगो, चक्कर आ रहे हैं, दिल हुँ, हल्का महसूस हो रहा है और विज़न उसमें नहीं थी कि आपको नज़र आना बंद हो गया है या आधी नज़र गायब हो गई है। तो उसमें अच्छा। फिर हमने मतलब जो स्ट्रोक कम्युनिटी है उसने बी ऐड किया। बी मतलब बी और ई। तो बी सही। फॉर बैलेंस, अच्छा आपका बैलेंस खराब हो गया, आप चल नहीं पा रहे हैं सही तरीके से हुँ, और ई इज़ फॉर आइज़। तो बी हुँ, फास्ट अब हम यूज़ करते हैं ज़्यादा ताकि उसको भी इन्वॉल्व किया जा सके। फिर थोड़े बहुत और भी हैं जो कि ख़वातीन में मतलब डिफरेंट होते हैं थोड़े, लेकिन ये है कि मोस्टली बी फास्ट में ये चीज़ें कवर हो जाती सही। अच्छा, तो क्या ये जो सारे सिम्पटम्स आपने कहे फ़ास्ट के अंदर, क्या ये सारे होने चाहिए या इनके अंदर कुछ सिलेक्टिव भी हैं। हो नहीं, सकते हैं जिस इंसान हाँ, को स्ट्रोक बिल्कुल सिलेक्टिव एक ही हो सकता है। तो ये इसलिए ये समझिए कि मैं समझता हूँ कि अ लॉट ऑफ टाइम
हमारे ज़हन में ये होता है कि भई फ़ालज का मतलब है कि एक साइड का जो हिस्सा है जिस्म का आपका वो बिल्कुल काम करना छोड़ गया, ठीक है ना? हुँ, हुँ। आप उसमें ये एक क्लासिकल स्ट्रोक आप कह सकते हैं इसको। लेकिन जी, इसमें ये आप समझिए कि जो ब्रेन है, दिमाग है, वो जी। काफ़ी बड़ा है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, हिस्सा है हमारे जिस्म का। हुँ, तो हुँ। ये डिपेंड करता है कि वो जो ब्रेन का जो हिस्सा जिसकी मौत वाक़ई हुई है, वो कौन-सा है। जी। वो सिर्फ़ आँखों का भी हो सकता है, जो आँखों को कंट्रोल करता है, विज़न को कंट्रोल करता है। जी। वो सिर्फ़ स्पीच का भी हो सकता है। वो सिर्फ़ आपकी कुव्वत जो आपको मूव करती है, मोटर वो भी हो सकता है या जो हुँ, फीलिंग्स हैं आपकी, जो चीज़ें आपको महसूस होती हैं अम, वो भी हो सकता है। तो हुँ। अगर किसी की सिर्फ़ स्पीच वो बिल्कुल बंद हो गई है, वो भी स्ट्रोक जी। है। अगर किसी जी। को देखना बंद हो गया है, वो भी स्ट्रोक है। किसी हुँ, सुनना बंद अगर सपोज़ आपको एकदम लगा कि भई मेरी तो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो वो भी हुँ। स्ट्रोक है। तो सही है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें शामिल हों, 1 या 2 भी हो सकती हैं। एक चीज़ जो कॉमन है हर चीज़ में, वो ये है कि सडन ऑनसेट। सडन ऑनसेट मीन्स सही। कि अभी 1 मिनट आप बिल्कुल बात-शात कर रहे थे एक-दूसरे से हुँ, फ़ोन पे कर रहे हैं या इन पर्सन आप कर रहे हैं, तो एकदम से आपने बोलना बंद कर दिया। ठीक है ना? हुँ, हुँ। तो ये जी। सडननेस जो है या एकदम आप सुन रहे हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं और एकदम से आपको सुनाई देना बंद या आप चल रहे जी। हैं और एकदम से लड़खड़ा के गिर पड़े। तो हुँ, कोई हुँ। भी चीज़ जो सडनली होगी, वो स्ट्रोक हो सकता है, तो आप रिस्क ना लें। जो भी चीज़ अचानक से शुरू होती है, वो हुँ, आप समझें कि स्ट्रोक हो सकता है और आप सही। जब आप कॉल करेंगे और नियरेस्ट जो इमरजेंसी रूम में जाएँगे करीबी हॉस्पिटल में जाएँगे, तो वो आपको कह सकते हैं नहीं, नहीं भई ये स्ट्रोक नहीं लग रहा है तो आपको वापस भेज दें तो बट स्टिल एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन मीनिंग कि आपको जो है ना ये मिस नहीं करना है स्ट्रोक तो आप चले हुँ, जाइए, बेशक आपको वो कहें अच्छा नहीं है तो स्ट्रोक नहीं है, आप खामखा घबरा गए। हुँ। एहतियात बेहतर है इससे पहले कि आप जी, जी, कुछ और एहतियात चीज़ करें। बिगड़ जाए आपकी ज़िंदगी। राइट, जी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब अगर किसी को बैलेंस खराब हो गया या फ़ास्ट में से कोई भी एक सिम्पटम फ़ील हुआ, क्या वो रिवर्स हो सकता है विदिन अ फ्यू मिनट्स या वो जी, जी। प्रोलॉन्ग रहता है जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुँचते? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए हम कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन कि मतलब कि वक़्त हुँ, जो है वो दिमाग है। मीनिंग कि जितना आपने टाइम ज़ाया किया, उतने आपके ब्रेन के जो खुलिये हैं, जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स उनको हम कहते हैं, वो आपके मर जी। रहे हैं। तो एक है हुँ, अंदाज़े के मुताबिक 1 मिनट में तकरीबन आपके 1.9 मिलियन जो है न्यूरॉन्स मर जाते हैं। तो समझिए वो जी, आपके बन गए 19 लाख तो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा 19 लाख 1 मिनट में। तो आप अगर जी। आधे घंटे बाद पहुँचेंगे तो आप उसको 30 से ज़रब दे लें। तो हुँ, हुँ। बेसिकली जितना जल्दी हो सके पहुँचे तो वो हमारे पास एक क्लॉट बस्टर मेडिसिन है जो कि टेनेक्टिप्लेज़ आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। पहले अल्टीप्लेज़ के नाम अल्टीप्लेज़ थी, तो टीपीए हुँ, हुँ। जनरली उसको कहते थे। तो उसमें ये है कि अगर क्लॉट कोई खून का जो है वो आपका एक जम गया है और क्लॉट बन गया है और वो जी। रुकावट पैदा कर रहा है और इस्कीमिया पैदा कर रहा है, तो उसको बस्ट करने के लिए ताकि वो जो खून का बहाव है वो दोबारा शुरू हो जाए। तो वो हुँ, फिर आप अगर आपको मिल जाए उसकी जो विंडो है वो 4 एंड अ हाल्फ आवर है। 4 घंटे और सही है। 30 मिनट। आप समझिए ठीक है। कि आप जैसे जितनी ये ना वेट करें कि भई अभी तो मुझे 30 मिनट रहते हैं या 1 घंटा हुँ, रहता है, अभी तो बहुत हुँ। टाइम है। नहीं, आप अगर आधे घंटे में पहुँच सकते हैं तो वो डेढ़ घंटे में पहुँचने से बहुत बेहतर है। जितना जल्दी अच्छा। मुमकिन हो आप पहुँचे हुँ, नियरेस्ट या हुँ। सही। और दूसरा ये मैं ये कहूँगा कि जाके उनको बताएँ, क्योंकि आपको पता है कि ईआर में एक ट्रियाज सिस्टम होता है। मतलब ये कि जी। वो लोग देखते हैं कि अच्छा किसको पहले देखना है और किसको बाद में देखना है। तो वो जी। कैटेगरीज़ तो कोर्ट उनके पास स्ट्रोक रश ही इतना ज़्यादा होता है। जी। एग्ज़ैक्टली तो रश इतना ज़्यादा होता है उनको वहाँ पे एक रेगुलर क्यू नहीं है कि जी हुँ, आपने हुँ। क्यू में खड़े हो गए। एक ऑर्डिनरी कतार नहीं बनी हुई, बल्कि वो आपकी सिम्पटम्स के हवाले से आपको कैटेगराइज़ करते हैं।
तो कैटेगरी 1 में जो है वो हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक आता है। इसको मतलब अच्छा। जो स्ट्रोक कह लें। तो अगर आप वहाँ जाके ये कहेंगे कि मुझे लग रहा है कि मुझे स्ट्रोक हो रहा है या हुँ, मुझे फ़ॉलेज हो रहा है, तो वो आपको कैटेगरी 1 में डाल देंगे। ज़ाहिर है वो अपना थोड़ा-सा हुँ, वो ट्रियाज करेंगे, लेकिन वो आपको कैटेगरी 1 या ए में डाल देंगे तो आपको जल्दी देखा जाएगा। बजाए इसके बिल्कुल कि सही। अगर आप गले में सिर्फ़ ख़राश है और आप चले गए ईआर, तो वो फिर जी, आपको कैटेगरी 5 में डाल देंगे, आपको 2-3 घंटे वेट कराएँगे, फिर आपकी बारी जी, आएगी तो आप सही। सही, ये आपने बहुत अच्छी बात शेयर की कि आपको क्लैरिफ़ाई करना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं या किस वजह से जा रहे हैं, तो आपको फ़ौरन मेडिकल जो है अटेंशन वो मिल सके। राइट। सही है डॉक्टर साहब। इसी तरह हम एक लेते हैं छोटी-सी ब्रेक और वापस आके अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे थे डॉक्टर शाहिद रफ़ीक के साथ इस्कीमिक स्ट्रोक्स के ऊपर और किस तरह उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और ट्रीट भी किया जाता है। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप क्लॉट बस्टर मेडिकेशंस के ऊपर बात कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या यूज़ की जाती हैं। लेकिन अगर किसी को स्ट्रोक है, उसने 911 को कॉल कर दिया और वो वेट कर रहा है फॉर हेल्प टू रीच। इन द मीन टाइम घर के अंदर क्या ऐसी मेडिकेशन होनी चाहिए जो कि वो इस्तेमाल कर सकता है? देखिए वो उसमें थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी है अगर आप एस्पिरिन लेंगे एस्पिरिन ले सकते हैं अगर आपके पास एक जो छोटी एस्पिरिन है या वो 3 या 4 भी ले सकते हैं तो 325 बन जाएगी। अगर जो जी, कई मुल्कों में वो 75-75 मिलीग्राम के उससे आती है, अमेरिका में 81 मिलीग्राम। तो उसको 4 जी। लेंगे तो वो 325 बन जाएगी, तो एनीवेयर बिटवीन 81 एंड 325 इज़ ओके। हुँ, वो आपकी कंट्राइंडिकेशन नहीं बनेगी। अम, हुँ। तो वो ले सकते हैं आप। लेकिन मैक्सिमम बाकी ले सकते हैं। मैक्सिमम 325 ठीक है। तो उसके बाद आपका यही है कि होपफुली आपके मुल्क में आपकी जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विसेज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो वही बेहतर तरीका है बजाए ये कि आप खुद ड्राइव करके चले जाएँ। खुद हुँ, तो बिल्कुल ड्राइव ना करें क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको स्ट्रोक हो रहा है। आपकी जी, आँख या बाजू या जो टाँग है वो मुतासिर हो रही हैं। तो आप मतलब खुदा न खास्ता एक्सीडेंट करके और नुकसान अपने आप को भी और दूसरों को भी पहुँचा दूसरों को सकते भी हैं। जी। तो खुद तो बिल्कुल नहीं ड्राइव करनी है, अगर कोई और ले जाना चाहे उसमें फिर ये आप देख लें वहाँ पे कि वो कितना वेट टाइम है उनका, जो इमरजेंसी सर्विसेज़ हैं। यहाँ पे तो जी, द फास्टेस्ट और ईज़ीएस्ट वे इज़ टू कॉल 911 क्योंकि वो 5 राइट, मिनट में आ जाते हैं और फिर वो जो है ना वो अपनी ज़ाहिर है लाइटिंग जला के अपना वो अ, अपने तरीके से वो आपको सबसे जल्दी ले जा सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद हॉस्पिटल्स के अंदर माशाल्लाह स्ट्रोक सेंटर्स हैं, मतलब हैं, उनके आप डायरेक्टर भी हैं। तो क्या हर हॉस्पिटल इक्विप्ड होता है स्ट्रोक्स को डील करने के लिए? जैसे आपने कहा कैटेगरी 1 होता है, बट इज़ एवरी हॉस्पिटलाइज्ड इक्विप्ड विद दैट या स्पेशलाइज्ड स्ट्रोक सेंटर्स होते हैं जहाँ इंसान को जाना पड़ता है फॉर स्ट्रोक? जी, जी। नहीं ऐसा नहीं है कि हर हॉस्पिटल जो है वो इक्विप्ड हो और वो इस चीज़ के लिए तैयार हो स्ट्रोक लेने के लिए। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैरीलैंड में जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, रहता हूँ वाशिंगटन डीसी के पास 52 52 हॉस्पिटल्स हैं, तो उसमें मेरा ख़्याल है 38 या इस तरह से मुझे जो है नंबर है जो कि तैयार हैं, राइट? हुँ, तो सारे सर्टिफ़ाइड नहीं हैं। तो मेरे जो हॉस्पिटल्स हैं वो सर्टिफ़ाइड हैं पिछले जब से मैंने जॉइन किया उन्हें एक्चुअली जो फ्रेडरिक हॉस्पिटल में जो स्ट्रोक सेंटर है, वो मैंने बनाया, उसकी बुनियाद मैंने रखी, अच्छा उसकी माशाल्लाह, फाउंडेशन उसको ज़बरदस्त। आई क्रिएटेड इट फ्रॉम स्क्रैच इन हुँ, 2007 में मैंने वो शुरू किया था बनाना तो 2009 2009 में वो अप्रूव हुआ तो सर्टिफाइड हो गया था। अच्छा, और अच्छा। सिंस देन वी आर इन द टॉप 4% ऑफ द नेशन। इन अमेरिका हमारे जो वाओ! नंबर्स हैं वो 4% जो टॉप के हैं हॉस्पिटल्स उनमें आता है। जी, तो वो एक मुसलसल एक उसको अच्छा बनाना, उसकी कमियाँ पूरी करनी, हुँ, उसको यू नो तो तो ये कोशिश हम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं और बाकी मुल्कों में ज़ाहिर है हो रही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक सेंटर्स बनें, ताकि वो जी, तैयार हों इस चीज़ के लिए, स्ट्रोक के पेशेंट्स को रिसीव करने के लिए और उनको
एडिक्वेटली ट्रीट करने के लिए। तो वो हुँ, अभी हमने 20 हॉस्पिटल पाकिस्तान में लिए हैं और वो वाओ! अपना के तहत हम कोशिश करेंगे कि उसको और बढ़ाएँ। हम एक हुँ, स्ट्रोक का कोर्स भी रन करते हैं, अपना के अंडर, अच्छा, अपना मैनेज के अंडर जो 9 महीने का है। तो अभी तक हम सही, उसमें पाकिस्तान के 150 न्यूरोलॉजिस्ट्स को ट्रेन कर चुके हैं, क्योंकि ये 6 साल से ज़बरदस्त। चल रहा है। हर साल हम हुँ, हुँ, 30 से 35 न्यूरोलॉजिस्ट को लेते हैं और उनको ये ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं स्ट्रोक की। हुँ, हुँ, तो वो कोशिश है बहुत कि अच्छी बात। होना तो यही चाहिए कि जो भी आपका करीबी हॉस्पिटल है, वो ट्रेन हो स्ट्रोक से। नहीं, नहीं, बहुत बहुत अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, बल्कि हर किसी को इक्विप्ड होना चाहिए। जैसे आपने कहा इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, तो जितना अर्ली इसको ट्रीट किया जाए, जितना वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स हों, उतनी जल्दी आप इंसान की लाइफ भी सेव हो सकती है। जी। सब थोड़ी-सी अगर मैं रिवर्स में बात करूँ, आप हम पहले फास्ट सिम्पटम्स की बात कर रहे थे। क्या इंसान की ज़िंदगी में पहले भी कोई छोटे-छोटे मौके होते हैं जिनके अंदर सर्टेन सिम्पटम्स होते हैं, जो कि लीड्स अप टू फास्ट फाइनली एक्टिंग एज़ अ सडन ऑनसेट, या पहले कुछ भी नहीं होता और सडनली बस वो फास्ट वाले सिम्पटम्स ही होते हैं? जी ये भी बहुत अच्छा सवाल है। उसमें ये है कि जो सडननेस है वो स्ट्रोक की दैट इज़ रियली मेक्स अस मोर इमर्जेंट कि भई आप जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करें हर वक़्त। तो क्योंकि हुँ, हुँ। स्ट्रोक किसी वक़्त भी हो सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर वक़्त जो है ना तैयार रहें उसके लिए, स्ट्रोक के लिए। जी। तो लेकिन अ, जो टीआईए है जो हमने पहले बात की मिनी स्ट्रोक भी उसे कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, वो एक जी। किस्म का वार्निंग साइन ही है। तो अगर आपको अच्छा। टीआईए हुआ है और स्ट्रोक लाइक सिम्पटम्स हुए हैं, जिस तरह हुँ, की स्ट्रोक हो रहा था लेकिन आपको अल्लाह ने मतलब आपकी बचत हो गई है और वो आप जो है स्ट्रोक एक्चुअली नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी वार्निंग साइन है। आप लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि हुँ, आपको एक मौका दिया गया है कि अब आप जितने भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएँ और आप देखें कि हुँ, उन 8 में से कौन से रिस्क फैक्टर्स आप में हैं और उनको एड्रेस करें एज़ सून एज़ पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आप बिल्कुल जो है ना अपना जो काम है वो करें। बाकी तो ज़ाहिर है हुँ, स्ट्रोक की किसी बाज़ औक़ात हम स्ट्रोक पेशेंट्स हम देखते हैं जिनमें कोई हमें ख़ास वजह नज़र नहीं आती कि भई क्यों स्ट्रोक हुआ? उसको कहते हैं हुँ, क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक मीनिंग के हुँ, खुफिया सा स्ट्रोक है कि भई स्ट्रोक तो हुआ है मतलब नज़र भी आ रहा है लेकिन जी। कोई वजह नज़र नहीं आ रही। तो वो हुँ, 20 टू 25% 20 से 25% वो भी होते हैं। लेकिन जो आप कर हुँ, सकते हैं वो तो आप हमें बिल्कुल करना चाहिए, उसको तैयार बिल्कुल। रहना चाहिए। तो जभी भी हुँ, आपको कभी भी ये स्ट्रोक लाइक सिम्पटम्स आपके हुए या आप गौर करें कि कभी 1 महीना पहले, 6 महीना पहले, साल पहले, 5 साल पहले कोई ऐसी बात हुई थी, तो आप समझिए कि वो वार्निंग ही था। हुँ, हुँ, सही। हुँ, 5 साल गुज़र गए, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो दोबारा नहीं होगा, वो एक आपको किसी मौका भी आया वक़्त अल्लाह हो। की तरफ से कि अलर्ट हो जाएँ। जी, जी, बिल्कुल। सही। सो अक्सर अब रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं क्या स्ट्रोक के? तो रिस्क फैक्टर्स जो है ना सबसे नंबर 1 बाय फार द नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ हाइपरटेंशन जो कि हुँ, ब्लड प्रेशर मतलब सही। हाई होना या वो कंट्रोल नहीं है, तो वो सबसे ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर। हुँ, हुँ, फिर जी। उसके बाद आपकी कोलेस्ट्रॉल आ जाती है, आपकी जो है ना एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल अब अल्फा लिपोइक एसिड और नई चीज़ें भी आ रही हैं न्यूसान्स जो हुँ, जो क्रिएट करके न्यूआंस नई उसमें थोड़ी-सी ट्विस्ट आ रही है चीज़ों में। लेकिन जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं वो एलडीएल को हम कहते हैं लाउज़ी कोलेस्ट्रॉल एलडीएल से, कि हुँ, भई ये बहुत खतरनाक है, बड़ा डेंजरस है। और हुँ, एचडीएल जो है वो हैप्पी कोलेस्ट्रॉल है कि वो ज़्यादा होना चाहिए आपकी बॉडी में। तो हुँ, एचडीएल और एलडीएल को हम इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो उसमें जो है आ गई कोलेस्ट्रॉल फिर आपकी डायबिटीज़ आ गई, डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। फिर जी, ओबेसिटी आ गई कि आपका वेट कितना ज़्यादा है। बॉडी मास इंडेक्स इज़ बेटर देन जस्ट अ वेट बिकॉज़ ये ओके। आपकी जो हाइट है उसको भी इट टेक्स इंटू अकाउंट हुँ, अम, हुँ, बट अब वेट के साथ एक्सरसाइज़ भी हो गई। फिर आपकी हुँ,
स्मोकिंग है। अब स्मोकिंग जो है यहाँ पे कम हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ में और अमेरिका में, लेकिन थर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया, अदर कंट्रीज़ इट्स इंक्रीज़िंग। तो ये थोड़ा-सा राइट। अलार्मिंग है। उसके अलावा आपकी ड्रिंकिंग है, कुछ मुल्कों में नहीं है, कुछ में कम है। तो अल्कोहल जो है, पहले ये कहते थे कि जी थोड़ा-सा अल्कोहल या वाइन जो है, थोड़ी मिकदार में ये एचडीएल को इंक्रीज़ करती है, तो इट्स मे बी प्रोटेक्टिव, लेकिन वो ख़त्म हो गया। वो चीज़ अब ख़त्म अच्छा। हो गई। अब ये कह रहे हैं कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ सेफ एंड नो सही। अमाउंट ऑफ स्मोकिंग इज़ सेफ। आप कहें जी मैं तो एक हुँ, सिर्फ़ 1 सिगरेट पीता हूँ रोज़ का। हुँ, तो वो बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी हुँ, अमाउंट, कोई भी मिकदार स्मोकिंग की और ड्रिंकिंग की सेफ नहीं है। तो सही। बेहतर यही है कि आप बिल्कुल उससे इज्तनाब करें, बिल्कुल उससे उसको ना इस्तेमाल करें। तो उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि एक्सरसाइज़, आपकी डेली एक्सरसाइज़ आ गई। हम वो कहते हैं जी 150 आवर्स, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन है कि 150 आवर्स 150 घंटे हफ्ते में आपने करने हैं। मॉडरेट टू एक्सरसाइज़ सीवियर, की। आप हुँ, सिर्फ टहलना जो है वो काफ़ी नहीं है। वो कह रहे हैं मॉडरेट टू सही। सीवियर एक्सरसाइज़ आप करें। हुँ, हुँ। तो उसके अच्छा। बाद एक चीज़ जो बहुत कम लोगों को उससे कनेक्ट करते हैं वो है स्लीप एपनिया। हुँ, स्लीप हुँ। एपनिया जो है वो बीमारी है जिसमें आप का साँस रुक जाता है 10 सेकंड जी, के जी। लिए, तो उसको कहते हैं हुँ, हुँ। एपनिया। तो वो रात को होता है अमल, और जब आप सो रहे हैं, तो बाज़ औक़ात आपको नहीं पता चलता। आप कहते हैं, यहाँ पे पेशेंट कहते हैं जी आई स्लीप लाइक अ लॉग और आई स्लीप लाइक अ बेबी। हुँ, हुँ। बट बिकॉज़ दे डोंट नो, वो सो रहे हैं, उनको नहीं पता। जो उनकी राइट। स्पाउस हैं, उनके हस्बैंड हैं या वाइफ है, वो परेशान हैं कि भई ये इतना खर्राटे ले रहे हैं और मैं सो हुँ, नहीं पा रही हूँ, मैं सो नहीं सकता हूँ। तो वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं, बजाए इसके हुँ। कि वो उसका इलाज है। वो एक पहले तो आप उसका टेस्ट कराएँ स्लीप लैब में, जी। कि भई आपको स्लीप एपनिया है या नहीं है। अगर है, हुँ, तो इसका इलाज है, सीपैप मशीन है, एपैप, बाईपैप, वो डिफरेंट फिर आपको स्लीप स्पेशलिस्ट बता सकते हैं। तो वो जी। आप इलाज कराएँ। स्लीप एपनिया इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग अ स्ट्रोक एंड हार्ट हुँ, डिज़ीज़। तो दोनों हुँ। को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ये मज़े की बात है कि अगर आप ये काम करेंगे, तो आप हार्ट अटैक को भी रोक रहे हैं। सिर्फ़ स्ट्रोक, अभी तो हम अच्छा। स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, लेकिन जी, आप जी। हार्ट अटैक में भी यही जो है जो प्रिवेंशन है ना, सेकेंडरी स्ट्रोक हुँ, प्रिवेंशन, ये हार्ट डिज़ीज़ के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी स्ट्रोक के लिए। तो आपने समझे कि सही। एक वो जिस तरह कहते हैं ना, जी, जी। बाय वन गेट एक टू तीर से दो निशान। हाँ, वो एक तीर से 2 निशाने हो गए। तो ये जी, जी। सेम जो 8 मैंने आपको बताए रिस्क फैक्टर्स, ये हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए भी हैं, सॉरी, स्ट्रोक हुँ, को प्रिवेंट करने के लिए भी हैं, और हार्ट डिज़ीज़ को और हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करने के लिए। सही। सही। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। ओवरऑल जो आपने सारे रिस्क फैक्टर्स मेंशन किया, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, ये सारी बॉडी के अंदर ओवरऑल जो डिज़ीज़ेज़ होती हैं, हम सुनते हैं, ये हर चीज़ को ही जी। कंट्रीब्यूट करती हैं। सो एक चीज़ को टैकल करना यानी कि आप तकरीबन हर मेन चीज़ को टैकल कर रहे हैं। सो अच्छा, अच्छा, अगर ये भी कोई आपने, इंसान। जी, जी। सॉरी, इसमें मैं जो आपने कहा ना कि एक चीज़ को टैकल करने का, तो ये भी मैं थोड़ा-सा एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, इस पे ज़ोर देना चाहूँगा कि बाज़ लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं जी ठीक है, हम वज़न तो कम कर लेंगे या एक्सरसाइज़ करेंगे, लेकिन हमने कोलेस्टेरॉल मेडिसिन नहीं लेनी, चाहे जो भी हो जाए। हुँ। क्योंकि वो जी, जी। उनके बारे में है कि भई वो ये करती हैं, वो करती हैं। तो जो उसका साइड इफ़ेक्ट है ज़रूर, माइल्जिया, उसका मसल पेन है, जॉइंट पेन, बट क्रैम्प्स हैं, लेकिन उसके अलावा वो माइनर हैं, किसी को ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन उसकी खिलाफ एक मुहिम सी कुछ चली हुई है कि भई नहीं, लिपिटोर जो है ये करती है, वो करती हुँ, है। यहाँ पे जो एटोर्वास्टैटिन, उसका जेनेरिक नेम। तो वो कह रहे हैं हमने वो नहीं लेनी, या ये है कि अच्छा ठीक है, मैं ये तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता। तो मैं हुँ, उनको ये हुँ। मिसाल देता हूँ कि ये ऐसे ही है कि जिसको जैसे आपको 6 लोग आपके दुश्मन हैं और वो आपको अटैक करना चाह रहे हैं और आपको नुकसान जी। पहुँचाना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं जी इन 4 को तो मैं टैकल कर लूँगा, मैं इनको निमट लूँगा इनसे, लेकिन बाकी 2 की मुझे फ़िक्र नहीं है। तो गेस हुँ, व्हाट, हुँ। क्या होगा? वो 2 बाकी आपको 2 आपको देखेंगे। मार देंगे। वो बिल्कुल आपको, आप ये ना हुँ, समझें कि वो 4 रह गए तो अब 2 कुछ आप नहीं नहीं कर सकते।
वो हुँ, डेफ़िनेटली आपको स्ट्रोक हो सकता है। सिर्फ़ एक रिस्क फैक्टर से भी आपको स्ट्रोक हो सकता है। ये चीज़ याद रखिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सही में, ठीक है। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक भी हो तो वो भी आपको खतरा दे सकती है। हम इसी के जी। साथ एक छोटी-सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके अपनी डिस्कशन जो है कंटिन्यू रखते हैं। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे थे डॉक्टर शाहिद रफ़ीक के साथ स्ट्रोक्स के ऊपर, उनके रिस्क फैक्टर्स और ट्रीटमेंट्स क्या हैं, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हमने थोड़ी-सी बात की कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह मुझे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, हम तो दवाई ले रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं। क्या उस कंडीशन में भी आपको फिर भी स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर रहता है या अगर कंट्रोल्ड है तो आप लो लेवल के रिस्क पे हैं? जी, जी, लो लेवल की रिस्क है। बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो तो समझिए कि कोई कोई गारंटी नहीं है। हेल्थ केयर में जो मैं ये कहता हूँ कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपने सब चीज़ें की हैं, तो अब आप महफूज़ हो गए। ऐसा हो तो फिर कोई अ, जो इंसान है वो मरे ही नहीं ना। तो हुँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उन रिस्क फैक्टर्स को कम से कम करें ताकि या बिल्कुल आपने अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश की, उसके बाद वो रिस्क फैक्टर ज़ीरो नहीं होता। लेकिन ये समझ इसको इस तरह से समझिए कि अगर सपोज़ आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपका वज़न ठीक है, आप एक्सरसाइज़ करते हैं, कोई हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ नहीं है, आप स्मोकिंग, हुँ, ड्रिंकिंग नहीं करते, आपको स्लीप एपनिया नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको हेल्दी हैं, 30 इयर्स ओल्ड हैं, हुँ, जी, 40 इयर्स ओल्ड हैं, इवन 25 इयर्स ओल्ड। तो क्या आपको स्ट्रोक नहीं होगा? नहीं, एब्सोल्यूटली हो सकता है। आपको हुँ, मतलब यानी कि ये हमने देखा है स्ट्रोक 11 साल में, 16 साल में 26 साल में 34 इयर्स 34-35 साल में। तो डिफरेंट और उनमें कोई और थोड़े से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आपको कोई जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो थिक है या क्लॉट बनता है। तो वो ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं, जिसकी वजह से आपको एंटीकोएगुलेंट्स पे होना चाहिए। लेकिन वो अगर हुँ, आपको नहीं पता है या टेस्ट नहीं की गई वो जेनेटिक कंडीशंस, तो वो हुँ, स्ट्रोक इन यंग का थोड़ा-सा हम एक डिफरेंट वर्कअप करते हैं, हाइपरकोगुलेबल वर्कअप एंड अदर थिंग्स। हार्ट की स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो कोई कई भी वजह जी, और जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात कोई वजह नहीं है और हाँ, या हमें हुँ, नहीं मिली कोई वजह, लेकिन जी, जी, आपको स्ट्रोक हुआ और अब हम जी, वजह ढूँढ रहे हैं लेकिन तो आपका मुख्तसर मैंने थोड़ा लंबा कर दिया जवाब लेकिन मुख्तसरन ये है कि रिस्क ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन जी, आपका काम ये है कि उसको मिनिमाइज़ करना है, आपने उसको कम से कम करना मिनिमाइज़ करना। सही, 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 ठीक है। वैसे अब क्लॉट जो आपने बताया कि वो अक्सर जो है ये स्ट्रोक का बायस बनता है। तो क्लॉट्स को रिमूव करने की क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं जब एक इंसान हॉस्पिटल पहुँच जाता है? जी, तो इस्केमिक स्ट्रोक ये हम बात कर रहे हैं, हमने हेमरेजिक स्ट्रोक की बात नहीं की, वो वाला है जो कि 13% 13% के करीब 14% के करीब होता है, वो शरेआन के फट जाने की वजह से होता है, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में। सही, तो वो एक सही। टोटली डिफरेंट स्ट्रोक है ना, उसकी मैनेजमेंट भी डिफरेंट है। जी, जी। तो इस्केमिक स्ट्रोक जो है यूजुअली क्लॉट की वजह से होता है। तो वो जी। क्लॉट जिस तरह हमने कहा कि क्लॉट बस्टर मेडिकेशन है, उसकी लिमिट जो है वो 4 एंड हाफ आवर है, ठीक है? और हुँ, वो ज़्यादा सेंटर्स हैं जो कि जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स। तो जी, प्राइमरी जी। स्ट्रोक सेंटर जो हैं जिन हॉस्पिटल्स में मैं हूँ, उनमें 2 जो हैं, वो प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर हैं और एक जो है वो सेकेंडरी या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर जहाँ पे ये प्रोसीजर होता है। उसको हम कहते हैं थ्रोम्बेक्टमी या क्लॉट हुँ, हुँ। रिट्रीवल प्रोसीजर। तो वो हुँ, ऐसा हुँ। है कि आप एक इट्स लाइक जिस तरह कार्डियक कैथ में एक कैथेटर आप लेके जाते हैं या एंजियोग्राफी जो होती है हमारी कन्वेंशनल सेरेब्रल एंजियोग्राम उसमें कैथेटर अंदर जाता है फेमरल आर्टरी से या रेडियल आर्टरी से तो वो हुँ, हुँ। जब जाके उस क्लॉट को पकड़ के वापस ले आता है तो वो आप एक किस्म का उसको रिट्रीव किया आपने उसको खींच के वहाँ से निकाल लिया ताकि वो ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो जाए। फिर से तो ठीक वो है। क्लॉट जो सही। वो ब्लॉक कर रहा था उसको बहाव को खून के बहाव को रोक रहा था, अब वो क्लॉट रिमूव हो गया।
निकल आया है, तो अब होपफुली जो वो खून का बहाव दोबारा शुरू हो गया एंड होपफुली हमने ये जितना किया है, ये इन टाइम किया है ताकि बिफोर फर्दर डेथ ऑफ ब्रेन हैपेंस। तो जी, उसकी एक डिफरेंस फिर एक वो है, उसकी जो विंडो है वो 24 घंटे है, वन ठीक डे है, आप, ओके, 24 घंटे में अगर आप ऐसे सेंटर में पहुंच जाएं जहां पे ये क्लॉट रिट्रीवल और थ्रोम्बेक्टमी होती है, और वहाँ जी, पे वो प्रॉपर उनका सिस्टम है, प्रॉपर जो ट्रेन्ड इंटरवेंशनलिस्ट है वो मौजूद है वहाँ पे, तो फिर वो यानी क्लॉट रिमूव किया जा सकता है। बट दैट हुँ, इज़ रिस्की, और वो उसमें ये है कि फिर वो फर्दर स्टडीज़ हमें करनी पड़ती हैं लाइक सीटी एंजियो, सीटी परफ्यूजन, और उसमें हमें देखना पड़ता है कि कितना स्ट्रोक वॉल्यूम है और कितना पेनम्ब्रा है जो कि सैल्वेजेबल ब्रेन उसको कहते हैं। कि मतलब कितना जी, ब्रेन का पार्ट एट रिस्क है जिसको हम बचा सकते हैं। तो अगर स्ट्रोक जी, छोटा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और एट रिस्क ब्रेन काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हमें रिस्क ले सकते हैं कि भई एक ये इन्वेसिव प्रोसीजर जिसे कहते हैं, वो हम हुँ, कर लें। तो वो कर लें, अब ठीक है, बाकी मुल्कों का नहीं मुझे पता, पाकिस्तान में भी ये शुरू हो रहा है। रावलपिंडी में मेरा ख़्याल है 2 सेंटर्स हैं या 3 हैं, और लाहौर और कराची बड़े जगहों पे ज़्यादा होंगे, छोटी जगहों पे शायद नहीं होंगे। तो वो हुँ, फिर यही है कि अगर उस सेंटर से फिर आप रेफ़र कर देते हैं। आपने देखा कि ये पेशेंट जो है थ्रोम्बेक्टमी को क्वालीफ़ाई करता है, उसकी थ्रोम्बेक्टमी हो सकती है, तो आप एम्बुलेंस के ज़रिए उसको नियरेस्ट ऐसे सेंटर में भेज दें जहाँ पे वो प्रोसीजर हो सकता है। तो पूरा यही हो सकता है। और ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको बनाने पड़ते हैं ताकि ये ना हो कि अब पेशेंट पहुँच गया, अब आप सोच रहे हैं अब क्या करना है। कि पहले से हुँ, ही आपका सारा मेथड, जैसे तैयार सारा होना आपके चाहिए। सारे ट्रियाज सिस्टम्स बिल्कुल क्लीन बने हों, हर एक को पता हो कि ये पेशेंट आया, इसका अभी क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो वो सारा जी, प्रोटोकॉल, यही हमारा जो फाउंडेशन है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक सेंटर्स बने। उसका मकसद यही है कि ये प्रोटोकॉल्स वहाँ पे मौजूद हों और लोगों को पता हो कि क्या करना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सर किसी की सर्जरी हो जाए, जैसे आपने प्रोसीजर मेंशन किया, उसके बाद हीलिंग पीरियड क्या है इंसान का, जिसके बाद वो नॉर्मल लाइफ में आ सकता है? राइट, तो वो ये सर्जरी इट्स नॉट लाइक द सेम सर्जरी कि भई आप ब्रेन को मतलब स्कल को काट के अंदर गए, ब्रेन को काटा, ये दिस इज़ कॉल्ड एंडोवास्कुलर सर्जरी, मीनिंग कि आप वेसल्स के अंदर जा रहे हैं, शरेयानों के अंदर जा रहे हैं। आपने कोई हुँ, हुँ, चीज़ मतलब काटी नहीं है, मतलब ब्रेन को काट के या स्कल को काट के आप अंदर नहीं गए। ये आप जी, शरेयानों के थ्रू अंदर गए हैं और वो वहीं से आपने रिट्रीव किया है। तो इसकी जो है वो जो हीलिंग है वो कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब 1-2 जी, दिन है, वो तो एडमिट आप होंगे। जो मेरा ख़्याल है बड़ा फैक्टर जो वो मैटर करेगा कि कितना बड़ा स्ट्रोक हो चुका है आपको। तो वो जो डेप्थ है, जो एक हिस्सा चला गया है ब्रेन का, उसकी हीलिंग उस पे डिपेंड करती है कि वो कितना बड़ा था। वो हुँ, हुँ, कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ हफ्ते भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के हुँ, कितना बड़ा स्ट्रोक था। सही। सर आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि जो अक्सर पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक होता है, उनकी पोस्ट स्ट्रोक, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी मेमोरी में क्या डिफरेंस आता है? या वो बिल्कुल नॉर्मली सेम हो जाते हैं बिफोर स्ट्रोक? राइट, सो बदकिस्मती से ये चीज़ पता होनी चाहिए हर एक को कि स्ट्रोक के बाद रिकवरी जो है 100% कभी भी नहीं होगी। ठीक क्योंकि है। आप ये समझिए कि जब एक एक हिस्से की डेथ हो गई है, एक ब्रेन के हिस्से की डेथ हो गई है, तो वो हुँ, कभी वापस नहीं आएगा। हुँ, द हुँ, वे वी रिकवर और हील, जो हमारी हीलिंग होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि एक तो वो हिस्सा थोड़ा श्रिंक होता है, लेकिन मोस्टली उसकी ट्रेनिंग है कि जो नेबरिंग जो हमसाए के लोग हैं, वो कितना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऐसे समझिए कि आपका जो है बाकी ब्रेन कितना हेल्दी है। मतलब आप एक जगह रहते हैं, आपके मोहल्ले में आपकी सपोर्ट कितनी है। जी, अगर जी, आप जो है वो सारे मिल के आके आपकी हेल्प करते हैं, खुदा न ख़ास्ता आपको नुकसान हुआ, चोरी हो गई, कोई डाका हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो गया हेल्थ, तो जो हमसाए हैं वो आके आपकी मदद करके आपको दोबारा खड़ा कर लेते हैं, तो वो उस पे भी है। हुँ, तो अगर ब्रेन जो बाकी ब्रेन है वो हेल्दी है और वो नए कनेक्शन बना लेता है, और यहाँ पे जो आपके
हमसाये की मैंने मिसाल दी, वो आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, फिज़िकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ कराते हैं ताकि वो ब्रेन के नए कनेक्शन डेवलप हों, नए ब्रेन आप ये समझिए कि अब बच्चा दोबारा से वो चीज़ें सीख रहा है। अगर आपकी स्पीच हुँ। मुतासिर हुई है, तो स्पीच जी, जी। थेरेपिस्ट आपके साथ काम करके आपको दोबारा से बोलना सिखा रहा है। हुँ, तो हुँ। अब ज़ाहिर है कि सबका जितना बेबी बच्चे को का दोबारा से ज़्यादा जिस तरह बोलना हाँ, सिखाते वो हैं। बोलने में साल भी लग सकता है, ज़्यादा लग सकता है, 6 महीने, 3 महीने, वो डिपेंड करता है कि कितना मुतासिर हुआ है ना ब्रेन। अगर छोटा जी, जी। स्ट्रोक था, तो वो तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और उसकी रिकवरी जो है 90% 95% होगी। तो आपको लगेगा कि मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे लगा ही नहीं कि मुझे स्ट्रोक हुआ कभी। लेकिन वो चूँकि 95 में और 100% में कोई इतना फ़र्क बता नहीं सकते कुछ लोग, तो वो कुछ लोग समझते हैं कि जी 100% रिकवरी, ऐसा कभी हुँ, नहीं होगा। हुँ। तो ये चीज़ समझ जी, लें कि कभी स्ट्रोक जो है वो पूरी तरह रिकवर नहीं होता, तो हम ये यहाँ पे कहते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक इज़ द प्रिवेंशन ऑफ हुँ। अनदर स्ट्रोक। मीनिंग कि उसकी मतलब ये है कि जो हो गया, राइट? अब उसमें आप फिज़िकल थेरेपी कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, उसको थोड़ा-सा करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो माज़ी में है, वो हो गया। हुँ, हो गया। बेहतर ये है कि क्योंकि एक दफ़ा अगर आपको स्ट्रोक हुआ है ना, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन गया, प्रीवियस स्ट्रोक। तो जब मैंने पहले आपको बिल्कुल। वो बात की रिस्क फैक्टर्स की कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनको हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कि जी। ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। देयर आर हुँ, हुँ। आल्सो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स लाइक कि आपका प्रीवियस स्ट्रोक, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी जेनेटिक्स, राइट? तो इनके बारे में आप जी, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको एक कुछ नहीं कर स्ट्रोक हो सकते। गया है, अब आप क्या कर एज आल्सो बिकम्स अ रिस्क फैक्टर आफ्टर जी। 65 हुँ, इन हुँ। मेल्स एंड 55 इन फीमेल्स। तो हुँ, हुँ। उसमें अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप 75 हैं, 85 हैं, दैट्स व्हाट यू आर। इट्स यू कैन नेचुरल। नॉट जी। डू एनीथिंग अबाउट दैट रिस्क फैक्टर। तो अभी हुँ, हुँ। तो इसलिए हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि जो आप कुछ कर सकते हैं, वो तो करें। अब जब जी, स्ट्रोक जी। हो गया, अब आपको नेक्स्ट स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेज़ हैं। ठीक तो है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना, आप बिल्कुल उसको सेकेंडरी स्ट्रोक प्रिवेंशन जो एक अनदर स्ट्रोक को बचाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएँ। सही, सही। वैसे अब यंग लोगों में और जो एज के लोग होते हैं मे बी लाइक 65 प्लस और मे बी 50s उनके रिकवरी पीरियड में डिफरेंस होता है कि अगर यंग लोग ज़्यादा जल्दी रिकवर कर जाते हैं या इट्स अबाउट द सेम? नहीं, ज़ाहिर है वो उसमें फ़र्क है उसमें 2-3 चीज़ें आएँगी। एक तो ये कि आपके ब्रेन में प्लास्टिसिटी जिसको कहते हैं वो ज़्यादा है, जब आप यंग हैं। तो आपको जितनी भी चोटें लगती हैं, जितना भी कुछ होता है, वो आप जल्दी रिकवर करते हैं और अच्छे तरीके से रिकवर करते हैं क्योंकि ब्रेन आपका यंग है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है। जी। अब आप हुँ, 65-75 पे आपका ब्रेन ऑलरेडी थोड़ा-सा डीजनरेशन शुरू हो गई है, उसकी थोड़ा-सा ज़ईफ़ हो रहा है और इतना तवाना और इतना तंदुरुस्त और स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ज़ाहिर है कि जी, वो फिर उसकी रिकवरी वो यही समझें वही जो मैंने आपको मिसाल दी हमसायों की, कि अगर हमसाए भी जो हैं वो आपके अब बूढ़े हैं, कम हैं, बाहर चले गए हैं, तो 10 की जी। बजाय 5 रह गए हैं, तो वो आपकी कितनी हेल्प करेंगे? और अगर हुँ, आपके 10-15 यंग जवान हमसाए हैं, तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जी, तो ये एक तो ये फैक्टर है और दूसरा ये है कि जब आप फ़िज़िकल थेरेपी करते हैं, तो जब आप यंग हैं, तो वो फ़िज़िकल थेरेपी की एक्सरसाइज़ेज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, राइट? जी, लेकिन जी, अगर आप ज़ईफ़ हैं, थोड़ा एज हो गई है, तो फिर आपको वो एक्सरसाइज़ेज़ करने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी दुश्वारी जी। होगी। ये एनर्जी फ़र्क भी है, कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाती है, बिल्कुल। हुँ। और सब हम जो हैं शो के अपने थोड़े से एंड की तरफ आ रहे हैं, तो बिफोर वी गो आप क्या एक मैसेज देना चाहें? ओके, ये मैं ये भी कर देता हूँ इसको जी। सही डॉक्टर साहब, हम अपने शो की थोड़ी एंड की तरफ आ रहे हैं, तो आप जाने से पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या अच्छा, अच्छा, वाह! बिल्कुल। ओके, वेल ओके।
जी, डॉक्टर साहब, हम अपने शो की एंड की तरफ आ रहे हैं, तो आप जाते हुए क्या व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे कि वो स्ट्रोक के बारे में क्या चीज़ याद रख सकें और क्विक एक समरी जो देंगे फॉर लाइक फास्ट एक्शन? जी, जी। मेरा ख़्याल है इसमें थोड़ा-सा मैं मेरे ज़हन में जो कुछ सवालात आ रहे थे, वो उसमें एक ख़्वातीन का भी वो डिफ़रेंस था कि यही रिस्क फैक्टर ख़्वातीन में भी हैं, लेकिन उसमें एडिशनल रिस्क फैक्टर्स भी हैं या उनकी प्रेज़ेंटेशन जो है वो सिर्फ़ उनका थोड़ा-सा डिज़ी होना ज़्यादा और वर्टिगो हो जाना या उनको उनकी दिमागी कैफ़ियत को थोड़ा-सा चेंज हो जाना, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ें जी। उसमें ज़्यादा है। उनकी जो कन्वेंशनल या हेडेक हो जाना, ये हुँ, हुँ। चीज़ें जो हैं ये एडिशनल हैं ख़्वातीन के लिए। तो अक्सर जी, ख़्वातीन का स्ट्रोक मिस हो जाता है, तो ये भी आप समझें कि ख़्वातीन को अगर वो थोड़ा अनवेल महसूस कर रही हैं, ठीक महसूस नहीं कर रही और वो जी, थोड़ा ज़्यादा है और चक्कर आ रहे हैं या वो परेशान हो रही हैं या तो वो उनको भी ये समझना चाहिए कि ये स्ट्रोक की अलामात हो सकती हैं। तो एक जी, तो ये है कि जो सारे आपके नाज़रीन हैं, उनसे मैं इल्तमास करूँगा कि आप अच्छी तरह से ये चीज़ याद कर लें कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं स्ट्रोक के और अलामात क्या हैं। मतलब आप पहचानेंगे जी। कैसे और स्पेशली हुँ, आप हुँ। बच्चों को बताएँ। मतलब आप तो आपको स्ट्रोक हो सकता है लेकिन ये हो सकता है कि जिस वक़्त आपको स्ट्रोक हो रहा है, आप बोल ना पाएँ, फ़ोन ना कर सकें और जो कोई एक बंदा घर पे है, वो एक बच्चा है। 6 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, उनको भी पता होना चाहिए, उनको बताएँ कि भई अगर आप मुझे देखो कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ या बोल नहीं पा रहा हूँ या चल नहीं हुँ, सकता हुँ। हूँ या लड़खड़ा के गिर गया हूँ, तो 911 या इमरजेंसी सर्विसेज़ को कॉल करें कि भई हुँ, हुँ। हो सकता है मुझे स्ट्रोक हो रहा हो। तो सबको जी, बताइए, अपने सब घरवालों को बताइए, अपने दोस्त अहबाब को बताइए, अपने मोहल्ले के लोगों को अपने जो जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, वहाँ पे बताइए। आप ये जी, सोचिए कि अगर मुझे स्ट्रोक हो गया, तो इनको पता होना चाहिए कि भई ये मुझे जल्दी से पहुँचाएँ हॉस्पिटल। तो एक तो ये कि जी, आपको अलामात बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए। दूसरा ये कि हर आदमी को एक अपनी बैलेंस शीट बनाइए कि मुझे क्या-क्या इन 8 रिस्क फैक्टर्स जो डॉक्टर शाहिद ने और बताए, वो मुझे कितने हैं? 2 हैं, 1 हुँ, हुँ। है, 4 है और उसको आज ही से आप उसको उस पे अमल करना शुरू करें। अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें क्योंकि वो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा जानता है। हम तो सिर्फ़ आपको वो एक तालीम या एक अवेयरनेस दे रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट जी, एग्ज़ैक्टली अ मेडिकल एडवाइस। तो ये मेरा जी, डिस्क्लेमर है और बाकी जो है आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपनी उसको रिस्क फैक्टर्स को बिल्कुल कंट्रोल रखें। और अगर आपको एस्पिरिन की और क्लोपिडोग्रिल की आपको डॉक्टर ने मशवरा दिया तो रोज़ लें। सेकेंडरी स्ट्रोक प्रिवेंशन में लाज़मी आपने एक ब्लड थिनर लेना है, जिस तरह एस्पिरिन है कुछ। तो ये चीज़ें हैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल, एडिक्वेट स्लीप की हमने नहीं बात की, कि आप वो अब वो कहते हैं 7 टू 9 आवर्स। तो 7 से 9 घंटे आपने लाज़मी सोना है। 7 से कम ना सोएँ, 9 से ज़्यादा ना सोएँ। तो 8 आप जी, समझ लें एक एवरेज होगी, 8 घंटे आप सोएँ और उसमें स्लीप एपनिया ना हो, आपको फ्रेश महसूस करें जब आप उठें। और एनर्जी से अपना काम करें, रेस्ट करें, एक्सरसाइज़ करें, तो अपने दिन को तक़सीम करें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में। डाइट की हमने नहीं जी, थोड़ी बात की, वो जो मेडिटेरेनियन डाइट है या माइंड डाइट है, जिसमें आपके नट्स ये जो आपके अखरोट और वो बादाम और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो आती हैं। वो आप इस्तेमाल करें ज़्यादा, फ़िश का इस्तेमाल करें, चिकन का इस्तेमाल करें, लीन मीट जी, और फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड्स, फाइबर्स हाइड्रेशन आप अपना पानी रोज़ का आप हुँ, जो बॉटल एक रख के आप उसको ख़त्म करें पूरे दिन में। तो ये चीज़ें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी, ये इस पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, यू आर जी, एट रिस्क ऑफ हैविंग अ स्ट्रोक। सही। सही। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, हमारी ऑडियंस के लिए इतना ज़्यादा जो है अवेयरनेस रेज़ की, लेकिन आप लोग फिर भी अपनी जो है डॉक्टर्स को विज़िट करें, अपने प्रोफ़ेशनल मेडिकल एडवाइस लें अपने फ़िज़िशियन से, ताकि आप अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन रख सकें। और अभी तो हमने इतनी ज़्यादा बातें करनी है, लेकिन शो अनफॉर्चुनेटली एंड हो रहा है, लेकिन हम जो है इंशाल्लाह आगे आपके साथ फिर से जो है इसके ऊपर प्रिवेंशन के ऊपर बात करेंगे, ताकि हम मज़ीद जो है स्ट्रोक के ऊपर अवेयरनेस और एजुकेशन फैला सकें।
इसी के साथ हम अपने शो के एंड पे पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला और उम्मीद है कि ठीक है। हमारी सारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं स अगले हफ्ते एक और ही बेहतरीन एपिसोड के साथ।